नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एनएम क्लासेज में। आज हम सभी क्लास 10th के साइंस को कंटिन्यू रखते हुए केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का दूसरा पार्ट लेकर के आप सभी के सामने हाजिर हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन का मेरा पहला पॉइंट है केमिकल इक्वेशन, मतलब केमिकल इक्वेशन किसे कहा जाता है। तो पिछले वीडियो में हमने जाना था कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है, केमिकल रिएक्शन में क्या क्या बदलाव होते हैं, क्या क्या चेंजेस होते हैं, उसको पढ़ा था हमने। क्या क्या चेंजेस जो देखने को मिला था, तो कलर का बदलना, मैटर का स्टेट बदलना, अवस्था बदलना, फिर क्या देखे थे, इवोल्यूशन ऑफ गैस का होना, ये सारी चीजों को हमने देखा था। और तभी मैंने कहा था कि ये क्या है, तो केमिकल रिएक्शन है। और फिर हमने जाना था कि रिएक्टेंट किसे कहते हैं, प्रोडक्ट किसे कहते हैं। रिएक्टेंट किसे कहते हैं, तो वो चीज जो केमिकली चेंज होने जा रहा हो वो कहलाता है आपका रिएक्टेंट, और जो चेंज होकर के नया बनता है वो न्यू प्रोडक्ट कहलाता है आपका प्रोडक्ट के नाम से, उसको जानते हैं केमिकल रिएक्शन में। ठीक, तो रिएक्टेंट के बारे में जाने थे हमने, प्रोडक्ट के बारे में जाना था, केमिकल रिएक्शन में जो जो कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं उनको पढ़ा था, एक एक करके उसके एग्जाम्पल को देखे थे। तो यदि आप उन वीडियो को नहीं देखे होगे तो प्लीज प्लेलिस्ट में जाकर के उस वीडियो को देख लो, फिर ये वीडियो को देखोगे तो आपको ज्यादा हेल्पफुल होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा पहला है केमिकल इक्वेशन, और उसका फर्स्ट लाइन ये बता रहा है आपको कि ऑल केमिकल चेंजेस आर अकम्पनीड बाय केमिकल रिएक्शंस, मतलब कि जितने भी केमिकल चेंजेस होते हैं वो किसके दौरान होते हैं, किसके द्वारा होते हैं। तो कोई भी केमिकल चेंज होना वो केमिकल रिएक्शन के द्वारा ही होता है। मतलब किसी भी चीज का जब हम रासायनिक प्रतिक्रिया करवाते हैं तभी जाकर के उसमें केमिकल चेंज होता है। मतलब केमिकल रिएक्शन होने से ही कोई भी मैटर में केमिकल चेंज देखने को मिलते हैं। तो इसका अगला है केमिकल इक्वेशन हैव बीन फ्रेम्ड टू डिस्क्राइब द केमिकल रिएक्शन। अब ये बात बता रहा है कि केमिकल चेंज हुआ क्यों, केमिकल रिएक्शन होने से। ठीक, तो केमिकल रिएक्शन को आप एक फ्रेम करते हो, एक संरचना देते हो, किस, और उसी संरचना को, उसी को क्या बोलते हो आप, केमिकल इक्वेशन का नाम देते हो। मतलब केमिकल इक्वेशन आपको क्या बताता है, तो वही केमिकल इक्वेशन आप किसी भी केमिकल रिएक्शन का जब केमिकल इक्वेशन लिखते हो तो आपको बताता है कि आपका केमिकल रिएक्शन कैसा हुआ, कौन सा रिएक्टेंट, क्या प्रोडक्ट बना, क्या बदलाव हुए, इवोल्यूशन ऑफ गैस हुआ, चेंज इन कलर हुआ, ये सारी चीजें आपको केमिकल इक्वेशन में देखने को मिलती है। और उससे आप देख करके बता सकते हो कि स्टेट बदल रहा है मैटर का, या फिर न्यू प्रोडक्ट के रूप में क्या क्या बन रहा है ये देखने को मिलता है, कलर चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये सारी चीजें देखने को मिल जाता है। तो उसको दर्शाने का, उस केमिकल रिएक्शन को दर्शाने का जो तरीका है उसी को हम अपनी भाषा में केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। ओके, तो वही लिखा हुआ है, ए केमिकल इक्वेशन लिंक्स टुगेदर द सब्सटेंस विथ रिएक्ट विथ द न्यू सब्सटेंस दैट आर फॉर्म्ड। एक केमिकल इक्वेशन क्या है, तो एक केमिकल रिएक्शन एक लिंक है। किसके बीच का लिंक है, तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच का लिंक है। अब आप बोलोगे कि सर रिएक्टेंट क्या होता है, तो जरा आप बताओ, रिएक्टेंट के बारे में आप पढ़े थे या नहीं पढ़े थे। रिएक्टेंट क्या होता था, जो रिएक्ट करने जा रहा हो, विच रिएक्ट, जो अंडरगोइंग चेंज, जो जिसमें बदलाव होने जा रहा हो उसको बोलते थे हम रिएक्टेंट, और जो न्यू सब्सटेंस आते थे उसको हमने दिया था नाम प्रोडक्ट का। ओके, तो ये था मेरा केमिकल रिएक्शन की बात, की केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, तो रिएक्टेंट आपका प्रोडक्ट बनता है। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में एक लिंक जोड़ने का काम कौन करता है आपका, तो केमिकल इक्वेशन करता है। ठीक, जैसे केमिकल इक्वेशन लिखने से आपको दिखेगा कि रिएक्टेंट मेरा कैसे प्रोडक्ट बना। ओके, जैसे एग्जांपल के रूप में आप यहां पे देख सकते हो, जिंक का हमने रिएक्शन करवाया है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। जिंक मतलब Zn, उसका हाइड्रोक्लोरिक एसिड मतलब HCl के साथ हमने रिएक्शन करवाया। तो आपका प्रोडक्ट के रूप में क्या मिल रहा है आपको, तो जिंक क्लोराइड मिल रहा है और हाइड्रोजन गैस मिल रहा है। मतलब आप क्या देख रहे हो, ये रहा आपका इक्वेशन, इसको मैं अंडरलाइन कर देता हूं, ये है आपका एक इक्वेशन दर्शा रहा है। ठीक है, इसमें इस इक्वेशन को देख करके आप आसानी से बता सकते हो कि आपका रिएक्टेंट कौन है, तो कौन बदलाव हुआ है,
किस में बदलाव हो रहा है, कौन बदलाव करने जा रहा है, तो जिंक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड बदलाव करने जा रहा है, तो ये हुआ अपना रिएक्टेंट। और जो न्यू प्रोडक्ट आया, जो न्यू सब्सटेंस बना, जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस, ये क्या कहलाएगा, तो ये प्रोडक्ट कहलाएगा। दूसरी भाषा में एलएचएस की तरफ जनरली, एलएचएस के साइड ये क्या है, जैसे आप पढ़े हो इक्वल टू के इधर में एलएचएस होता है और इधर में आरएचएस का नाम देते हैं, तो इधर एलएचएस वाला रिएक्टेंट को दर्शाता है और आरएचएस वाला प्रोडक्ट को दर्शाता है। तो ये वाला हिस्सा रिएक्टेंट है और ये वाला हिस्सा प्रोडक्ट है, और ये पूरा चीज क्या कहलाएगा, एक केमिकल इक्वेशन कहलाएगा। तो केमिकल इक्वेशन आपको क्या बता रहा है, तो ये एक रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में लिंक जोड़ने का काम कर रहा है कि कैसे रिएक्टेंट आपका बदल करके प्रोडक्ट बना। ओके, नेक्स्ट है मेरा, ए केमिकल रिएक्शन कैन बी समराइज्ड बाय केमिकल इक्वेशन। एक केमिकल रिएक्शन को, कोई भी केमिकल रिएक्शन हुआ उसको आप, मतलब एक पूरे केमिकल रिएक्शन को, एक पूरी रासायनिक प्रतिक्रिया को आप इक्वेशन के माध्यम से दर्शा सकते हो। ठीक, तो पहली बात आती है कि टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन, मतलब कि केमिकल इक्वेशन कितने तरह के होते हैं। तो चलते हैं उसके तरफ। आपका पहला है वर्ड इक्वेशन। कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है उसका सबसे पहले आप क्या करो, वर्ड इक्वेशन लिखो। वर्ड इक्वेशन के बाद आप उसका सिंबल दो, सिंबल देने के बाद उसको बैलेंसिंग करना सिखाएंगे, और तब जाकर के आपका एक कंप्लीट केमिकल, या फिर बोल सकते हो कंप्लीट के जगह पे आप ये बोल सकते हो कि एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन बनकर तैयार होगा। और वो ऐसा, इससे रिलेटेड सवाल हर एग्जाम में हर साल रिपीट होता ही होता है कि हाउ टू बैलेंस ए केमिकल इक्वेशन। इससे रिलेटेड या फिर एक रिएक्शन दे करके आपको बोलेगा कि इसको बैलेंस करो, तो इसको आप ध्यान से देखो ना। ओके, तो इसका पहला है, क्या पढ़े थे हमने कि केमिकल इक्वेशन क्या दर्शाता है, केमिकल रिएक्शन को दर्शाता है। केमिकल रिएक्शन के टाइप के बारे में पढ़ रहे हैं, तो पहला है वर्ड इक्वेशन। वर्ड इक्वेशन क्या होता है, तो ए वर्ड इक्वेशन लिंक्स टुगेदर। सबसे पहली बात, इक्वेशन है तो लिंक करेगा, आपको संबंध दिखाएगा रिएक्टेंट का प्रोडक्ट के साथ, तो ये भी दिखाएगा वर्ड इक्वेशन है तो। या लिंक्स टुगेदर द नेम्स ऑफ द रिएक्टेंट्स विथ दोज ऑफ द प्रोडक्ट्स। मतलब यह रिएक्टेंट के नाम और प्रोडक्ट के जो नाम हैं उनके बीच में लिंक दर्शाता है। मतलब वर्ड इक्वेशन कहने का मतलब एक ऐसा इक्वेशन हो गया, या एक केमिकल इक्वेशन इस प्रकार का केमिकल इक्वेशन है जो कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के रूप में संबंध दर्शाएगा ही दर्शाएगा, बट कौन से रूप में, सिंबल के रूप में तो नहीं, ये नेम के रूप में दर्शाएगा। नेम, रिएक्टेंट का नाम लिखा होगा और प्रोडक्ट का नाम लिखा होगा। एग्जाम्पल में हम समझते हैं, यहां पे देखो आप, फॉर एग्जाम्पल द वर्ड इक्वेशन, क्या कैसे एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है और उसका वर्ड इक्वेशन कैसे लिखा हुआ है, इसमें हम लोग देखेंगे। व्हेन मैग्नीशियम रिबन बर्न्स इन ऑक्सीजन टू फॉर्म ए व्हाइट पाउडर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। जब आप मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन के साथ जलाते हो तो तब क्या बनता है, एक व्हाइट कलर का मैग्नीशियम ऑक्साइड का ऐश, राख के रूप में आपको, पाउडर के रूप में आपको देखने को मिलेगा। तो यह एक केमिकल रिएक्शन हुआ या ना हुआ। तो वही बोला गया है कि जब आप जब आप मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हो तो मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलता है, तो उसको आप वर्ड के रूप में, वर्ड इक्वेशन के रूप में आप ऐसे लिख सकते हो कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, ये देखो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन प्लस है, मतलब दर्शाया जा रहा है कि मैग्नीशियम, और इधर इस साइड में है तो ये किसको दर्शा रहा है, अभी थोड़ी देर पहले बताएं, ये रिएक्टेंट को दर्शाएगा। मतलब आपका रिएक्टेंट क्या था, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन था। तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का यहां पे वर्ड के रूप में लिखा हुआ है, तो इसी को इसको मैं सर्किल करता हूं। इसको क्या नाम दोगे आप, तो इसको नाम दोगे, एक इक्वेशन है बट कैसा इक्वेशन है, तो ये वर्ड के रूप में है तो इसको नाम दे देंगे हम वर्ड इक्वेशन का। ओके, तो इसमें क्या लिखा हुआ है, आपको दर्शाया जा रहा है कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को जब आप रिएक्ट करवाओगे तो क्या बनेगा आपका, तो वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। Similarly, the word equation for the chemical reaction between granulated zinc and hydrochloric acid may be written as, मतलब उसी तरह से जब आप जिंक के क्रिस्टल रूप को, मतलब कि जिंक के दाने को जब आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाओगे तब उसका इक्वेशन कैसा बनेगा, कौन सा इक्वेशन, वर्ड इक्वेशन की बात हो रही है तो वर्ड इक्वेशन पे पहले ध्यान देंगे। तो जिंक का आप सल्फ्यूरिक एसिड Zn H2SO4, ये Zn हुआ, और ये क्या हुआ, सल्फ्यूरिक एसिड का, हमने कल इसका जो पहला पार्ट था
उसमें इन सभी का नाम आया था और हमने कहा था आपको कि इन सभी को आप अपने नोटबुक में नोट करके और याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये सभी रिपीट होते रहते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, कार्बोनेट का फॉर्मूला कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, इस तरीके का। फिर था वो वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला, बेकिंग सोडा का फॉर्मूला, ये सब जो है ना रिपीट होते रहता है, तो इसको आप सभी नोट करके रिवाइज जरूर कर लीजिएगा। तो ये क्या है, जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन आपको दिखाया जा रहा है कि ये दोनों रिएक्शन कर रहे हैं, मतलब ये दोनों ये रिएक्टेंट है, और रिएक्शन के बाद आपको क्या मिल रहा है, जिंक सल्फेट मिल रहा है और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रहा है। ओके, मतलब प्रोडक्ट के रूप में आपको देखने को मिल रहा है जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन। ठीक, तो आप ये आपको केवल यही लिखा हुआ रहेगा, मान लेते हैं आपको केवल यही इक्वेशन लिखा हुआ है जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, और इधर में लिखा हुआ है जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन। तो ये क्या दर्शा रहा है कि जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन हो रहा है और प्रोडक्ट के रूप में मिल रहा है मेरा जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन। ओके, तो आपका वर्ड इक्वेशन से आप केमिकल रिएक्शन को समझ सकते हो कि यहाँ पे कैसा केमिकल रिएक्शन हुआ। दूसरा है, हाँ इसी में है इन ए वर्ड इक्वेशन, कि वर्ड इक्वेशन में होता क्या है, वर्ड इक्वेशन में होता क्या है, तो आप इसको समझने का प्रयास करना। द रिएक्टेंट्स आर रिटन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। हमने इसकी बात थोड़ी देर पहले कर ही दी है कि लेफ्ट हैंड साइड में किसको लिखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में आप लिखते हो भैया रिएक्टेंट को। ओके, विथ ए प्लस साइन बिटवीन देम, मतलब रिएक्टेंट के साइड में, जब रिएक्टेंट के तरफ, जैसे देखो यहाँ ये भी रिएक्टेंट था, ये भी रिएक्टेंट था, मतलब कि दो रिएक्टेंट था, और दोनों के बीच में कैसा साइन यूज करते हो आप, तो प्लस का साइन यूज करके दर्शाते हो। मतलब वही लिखा हुआ है, द रिएक्टेंट्स आर रिटन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, रिएक्टेंट को आप लेफ्ट हैंड साइड की तरफ लिखते हो विथ ए प्लस साइन, एक प्लस साइन के, उन दोनों के बीच में एक प्लस साइन को दे करके। उसी तरीके से प्रोडक्ट को आप किस साइड लिखते हो, तो प्रोडक्ट आर रिटन ऑन राइट हैंड साइड, उसको आप आरएचएस की तरफ लिखते हो विथ प्लस साइन बिटवीन देम, मतलब प्रोडक्ट के साइड में भी आपका दो तीन प्रोडक्ट बन के आया, तो उनके बीच में किस चीज का साइन दोगे, तो प्लस का साइन दोगे, जो कि यहाँ पे दिख रहा है कि ये प्रोडक्ट बना और ये प्रोडक्ट बना, और इन दोनों के बीच में आपको प्लस का साइन देखने को मिला। ओके, फिर है एन एरो सेपरेट्स द रिएक्टेंट्स फ्रॉम द प्रोडक्ट, और बीच में ये क्या दिखेगा आपको, तो बीच में आपको एरो दिखेगा जो कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को सेपरेट करता है, अलग करता है, आपको बताता है कि ये आपका रिएक्टेंट हुआ और ये जो बना न्यू सब्सटेंस ये प्रोडक्ट हुआ। द डायरेक्शन ऑफ द एरो हेड पॉइंट्स टुवर्ड्स द प्रोडक्ट। हाँ, एक चीज और बात, एरो में ये देखो आप ऐसे रहेगा एरो, ठीक है, आगे नुकीला की तरफ। तो डायरेक्शन ऑफ द एरो हेड, मतलब कि एरो का जो हेड होगा वो किसकी तरफ होगा, वो होगा प्रोडक्ट की साइड। देखो आप, ये देखो प्रोडक्ट की साइड ऐसे, इस तरीके से, मतलब एरो का जो हेड होगा वो प्रोडक्ट की तरफ होगा। ओके, नेक्स्ट है सिंबल इक्वेशन, ये आप समझना, इसको मैं यहां पे अंडरलाइन करता हूं, सिंबल इक्वेशन को, सिंबल इक्वेशन। ओके, ये क्या है अपना, तो ये है, एक मिनट, हाँ ठीक, सिंबल इक्वेशन क्या है, तो ए ब्रीफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ सिंबल एंड फॉर्मूला। अभी वर्ड इक्वेशन में आपने क्या देखा था कि केमिकल रिएक्शन को आप दर्शाए थे, लेकिन किस फॉर्म में दर्शाए थे, वर्ड के फॉर्म में, तो उसको हमने नाम दिया था वर्ड इक्वेशन का। ओके, और ये जो दर्शाएगा वो केमिकल रिएक्शन को ही दर्शाएगा, मतलब ए ब्रीफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन का एक पूरा ढांचा तैयार करके देगा, उसके बारे में आपको बताएगा, ठीक है, किस रूप में, इन टर्म्स ऑफ सिंबल एंड फॉर्मूला, उस सब्सटेंस के सिंबल को लिख करके और फॉर्मूले को लिख करके आपको बताएगा कि कौन सा रिएक्टेंट रिएक्ट हुआ और कौन सा प्रोडक्ट बना। ओके, वो वर्ड के फॉर्म में था तो वर्ड इक्वेशन, ये सिंबल के फॉर्म में या फिर फॉर्मूले के फॉर्म में रहेगा तो इसको आप बोलोगे सिंबल इक्वेशन। ओके, इन्वॉल्व्ड इज नोन एज ए सिंबल इक्वेशन। आप सभी समझ गए होंगे सिंबल इक्वेशन को, एक रिप्रेजेंटेशन है, किसका रिप्रेजेंटेशन है, यह एक केमिकल रिएक्शन का रिप्रेजेंटेशन है, किसके टर्म में, वर्ड के टर्म में नहीं, यह एक केमिकल रिएक्शन का रिप्रेजेंटेशन है सिंबल एंड फॉर्मूला के टर्म में। ठीक है, इसी को हम सिंबल इक्वेशन का नाम देते हैं। क्या होता है जरा समझिएगा,
In a symbol equation, the symbol and formula of the elements and the compounds are written instead of their word name. सिंपल सा बात है इसका कि केमिकल रिएक्शन हुआ, ठीक है, आप उसका केमिकल रिएक्शन हुआ, मैग्नीशियम जैसे ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट हुआ, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना था, तो मैग्नीशियम को का वर्ड लिखो और ऑक्सीजन भी लिखो आप, तो ये वर्ड लिख रहे हो तो ये इक्वेशन है, तो हाँ है, कैसा इक्वेशन है, तो वर्ड इक्वेशन है। उसी वर्ड के जगह पे जब आप सिंबल का यूज करने लगते हो तो वो क्या कहलाने लगता है, सिंबल इक्वेशन कहलाने लगता है। वही यहाँ पे लिखा हुआ है, इन ए सिंबल इक्वेशन the symbols and formula of the elements and the compounds are written instead of their word names। मतलब केमिकल रिएक्शन में सिंबल और फॉर्मूला का यूज करके सिंबल इक्वेशन को दर्शाया जाता है वर्ड नेम की जगह पे। फॉर एग्जांपल बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इन ऑक्सीजन, जैसे वहां पे हमने देखा था मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन लिखा हुआ था और प्रोडक्ट के साइड में मैग्नीशियम ऑक्साइड लिखा हुआ था, वो था वर्ड इक्वेशन। और उसी को जब आप सिंबल दोगे तो सिंबल में आपको क्या दिखेगा, मैग्नीशियम मतलब Mg, ये है ना मैग्नीशियम का सिंबल, और ये ऑक्सीजन का है ना सिंबल O2, जो कि बन रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। ओके, अब ये अनबैलेंस है, इसको करेंगे बैलेंस, टेंशन नहीं लीजिएगा कि ये इक्वेशन ही गलत लिखा हुआ है, इसको जानबूझ करके लिखा हुआ है, अनबैलेंस लिखा हुआ है, उसको बैलेंस करना सिखाया जाएगा। तो मैग्नीशियम का रिएक्शन आप ऑक्सीजन के साथ होते हुए देख रहे हो, ये रिएक्टेंट लेफ्ट हैंड साइड है तो ये रिएक्टेंट है, और ये राइट हैंड साइड है तो ये प्रोडक्ट है, ये एरो है, और एरो में ये जो आपका ये पॉइंटिंग साइड है किसके तरफ है, ये प्रोडक्ट की तरफ होगा। ओके, तो आप क्या देख रहे हो, वर्ड के जगह पे आप सिंबल का यूज किए हो तो ये क्या कहलाएगा, ये जो आपका इक्वेशन है कैसा इक्वेशन कहलाएगा, वर्ड इक्वेशन या सिंबल इक्वेशन, तो भैया सिंबल इक्वेशन कहलाएगा आपका। ठीक है, फिर है अगला पॉइंट है मेरा अनबैलेंस, ये है आपका अनबैलेंस एंड बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब है कि केमिकल इक्वेशन तो जान गए, वर्ड इक्वेशन मतलब कि कोई भी केमिकल रिएक्शन को दर्शाते हैं इक्वेशन में, उसी को आप केमिकल इक्वेशन का नाम देते हो। अब वर्ड में लिख करके दर्शा रहे हो तो वर्ड इक्वेशन, सिंबल यूज कर रहे हो तो सिंबल इक्वेशन, ठीक ना। अब बात आती है कि केमिकल इक्वेशन अनबैलेंस है या बैलेंस है, इसको बताते हैं कि अनबैलेंस किसको बोलते हैं और बैलेंस किसको बोलते हैं। ये है इन एन अनबैलेंस इक्वेशन द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स ऑन बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन आर नॉट इक्वल। मतलब बोला जा रहा है कि जब आपका इक्वेशन अनबैलेंस होगा तब जो दोनों साइड का मतलब रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड, उसके तरफ जो एलिमेंट के अलग अलग एलिमेंट होंगे, उसके जो एटम होंगे उनकी संख्या बराबर नहीं होगी। यही लिखा हुआ है, जब अनबैलेंस इक्वेशन होगा तब अलग अलग एलिमेंट के जो एटम की संख्या होगी वो दोनों साइड, इक्वेशन के दोनों साइड मतलब रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड इक्वल नहीं होगा। फॉर एग्जांपल इन द इक्वेशन गिवन बिलो, मतलब नीचे में जो इक्वेशन दिया जा रहा है उसके बारे में बोला जा रहा है कि नंबर ऑफ मैग्नीशियम एटम ऑन बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन इज 1 बट द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स आर नॉट इक्वल। आप नीचे छोड़ो, यहीं पे देख लो, इसी की बात हो रही है कि आप क्या देख रहे हो, दोनों तरफ आप ध्यान देना इसको, ये वाले को, इन द इक्वेशन नंबर ऑफ Mg मतलब मैग्नीशियम एटम्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन इज 1 बट द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स आर नॉट इक्वल, इट इज नोन एज एन अनबैलेंस इक्वेशन। सिंपल सा बात है, अनबैलेंस है, बैलेंस है ही नहीं। मतलब जैसे आप तराजू पे कोई चीज को चढ़ाते हो तो वजन कैसे नापते हो, तो वजन जब तक उसको बैलेंस नहीं कर पाते हो, मतलब तराजू पे चढ़ाए हो आप, तराजू पे दो ऐसे रहता ना, एक तरफ वजन को चढ़ाते हो और एक तरफ, जैसे एक तरफ आप अपना बोझ डाल दो और एक तरफ वजन 5 केजी 10 केजी ऐसे डालते हो, और दोनों जब बराबर हो जाता है तब ना आप बताते हो कि इतना केजी का है, मतलब बैलेंस करते हो उसको क्या। तो वही यहाँ पे है, अनबैलेंस इक्वेशन क्या होता है, तो बैलेंस नहीं है, सिंपल सी बात है, मतलब एक साइड ज्यादा तो एक साइड कम होगा, मतलब दोनों साइड में एटम की संख्या, एलिमेंट के अलग अलग एलिमेंट के एटम की संख्या बराबर नहीं होगी। ठीक है, तो यही कहां पे लिखा हुआ है, जैसे देखो आप दोनों साइड, यहाँ पे मैग्नीशियम 1 है, यहाँ पे मैग्नीशियम कितना है, 1 है, ठीक है, इसकी तो संख्या बराबर है, बट द नंबर ऑफ ऑक्सीजन बट द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स आर नॉट इक्वल, लेकिन ऑक्सीजन एटम का संख्या बराबर है क्या, यहाँ पे देखो ऑक्सीजन कितना है, 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, इसकी संख्या 1 है, तो ये बराबर है क्या, तो नहीं, ये बराबर नहीं है, तो ये कैसा कहलाएगा, बैलेंस या अनबैलेंस, तो ये कहलाएगा अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो ओके, नेक्स्ट है मेरा, जैसे देखो उसी को यहाँ पे लिखा है,
गिवन बिलो लिखा हुआ था ना, फॉर एग्जांपल करके गिवन बिलो, तो वहीं पे ये देखो मैग्नीशियम है और यहाँ पे ऑक्सीजन है, दोनों साइड मैग्नीशियम एक है, इधर भी एक है, बट ऑक्सीजन इधर में 2 है, तो इधर में ऑक्सीजन का आइटम कितना है 1 है, जो कि बराबर है क्या, तो नहीं, तो बराबर नहीं है तो बैलेंस है क्या, नहीं, तो क्या है आपका अनबैलेंस है इक्वेशन। फिर है एन अनबैलेंस इक्वेशन इज आल्सो कॉल्ड स्केलेटल इक्वेशन। इसको आप याद रखिएगा कि स्केलेटल इक्वेशन बोलते किसको है, तो भैया अनबैलेंस इक्वेशन को ही स्केलेटल इक्वेशन बोलते हैं। आपसे कोई पूछेगा स्केलेटल इक्वेशन किसको बोलते हैं, तो अनबैलेंस इक्वेशन को स्केलेटल इक्वेशन बोलते हैं। अब आप पूछने वाला ज्यादा होशियार दिखेगा आपको, तो ये भी पूछ सकता है कि अनबैलेंस इक्वेशन को तो बोल दिए, अब ये अनबैलेंस इक्वेशन क्या होता है, तो अनबैलेंस इक्वेशन को जब आप बोलोगे तो क्या बोलोगे, तो बोलोगे कि रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड में जो अलग अलग एलिमेंट हैं उनके एटम की संख्या बराबर नहीं होगी। इस प्रकार के इक्वेशन को हम अनबैलेंस इक्वेशन का नाम देते हैं। ठीक, यहां पे फिर अब बैलेंस इक्वेशन की बात हो रही है, यहां पे आपका बात किया जा रहा है बैलेंस इक्वेशन का। ओके, इन ए बैलेंस इक्वेशन द नंबर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन आर ऑलवेज इक्वल। बैलेंस इक्वेशन मतलब अनबैलेंस का उल्टा, मतलब बैलेंस इक्वेशन में क्या बोला जा रहा है कि अलग अलग एलिमेंट के, डिफरेंट एलिमेंट के जो डिफरेंट एलिमेंट के जो क्या होते हैं, वो एटम होते हैं, उनकी संख्या दोनों साइड, बोथ साइड, उनकी संख्या क्या होगी, ऑलवेज इक्वल होगी, हमेशा क्या होगी, बराबर होगी। तो उस इक्वेशन को क्या नाम दोगे आप, बैलेंस इक्वेशन का नाम दोगे। द बैलेंस इक्वेशन फॉर द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इन ऑक्सीजन आर रिटन एज, जैसे यही देखो, यही आपका क्या था, मैग्नीशियम रिबन का रिएक्शन हो रहा था ऑक्सीजन के साथ, मतलब बर्निंग होना, मतलब आपको बोला गया था कि बर्निंग कब होता है, ऑक्सीजन गैस की उपस्थिति में। तो मैग्नीशियम रिबन का आप रिएक्शन करवाए हो, मतलब वो बर्निंग हुआ है, मतलब रिएक्शन हुआ है ऑक्सीजन के साथ, तो आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड बना था जो कि अनबैलेंस था यहाँ पे, मतलब एटम की संख्या बराबर नहीं थी। यहाँ पे देखो वही इक्वेशन को बैलेंस जब आप करोगे तो देखो यहाँ पे 2 लगाने से आपका क्या हो गया, अभी बैलेंस करना भी सिखाया जाएगा कि मैग्नीशियम की संख्या यहाँ पे कितनी होगी 2, यहाँ भी इसके आगे लग गया तो मैग्नीशियम कितना हो गया 2, ठीक है। ऑक्सीजन 2 2 हो गया क्या दोनों तरफ, तो यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है 2, और यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, एक ऑक्सीजन था उसके आगे में 2 से मल्टीप्लाई हुआ, मतलब 2 इक्वेशन है। ओके, मतलब 2 एटम यहां भी हो गए, आपका रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड दोनों साइड बराबर हो गया। ओके, अगला है मेरा इसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब है केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने का क्या इंपॉर्टेंस है, ऐसा क्या बात है कि हमको केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने की आवश्यकता पड़ती है। तो इसकी बात हम पहले वाले वीडियो में हमने कहा था, क्या कहा था कि रिएक्शन हो गया, केमिकल रिएक्शन अच्छी बात है, हो गया, बट क्या होता है, क्या कंजर्व रहता है, क्या चीज सेम रहता है, याद करो। वो हमने कहा था कि उसका रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड का जो मास रहता है वो कंजर्व रहता है, मतलब कि वो सेम रहते हैं। ओके, जैसे वही चीज यहां पे लिखा हुआ है, द बैलेंसिंग ऑफ ए केमिकल इक्वेशन इज एसेंशियल और नेसेसरी टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये याद रखना आप कि क्यों आवश्यकता पड़ती है, आपसे कोई पूछे कि बैलेंस करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है, आपको क्यों जरूरी है बैलेंस करना, तो आप उसको बताओगे कि जब तक भैया आप बैलेंस नहीं करोगे तो ये वाली बात, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की जो बात कर रहे थे आप, वो कैसे फुलफिल कर पाओगे। एक तरफ आपका मास ऑक्सीजन का एटम एक रहेगा तो उसका मास कुछ और होगा, ऑक्सीजन एटम 2 लोगे तो उसका मास कुछ और होगा, मतलब एटम की संख्या जब तक इक्वल नहीं दोगे तब तक उसका मास भी, एटॉमिक मास भी इक्वल नहीं होगा। क्या इक्वल होगा क्या, मतलब एक एटम एटॉमिक मास, 2 एटम से मॉलिक्यूलर वेट बोलते हैं उसको, तब वेट भी इक्वल नहीं होगा। और जो कि ऐसा कहा गया है शुरू में ही कि वेट क्या होता है, इक्वल होता है, तो इक्वल वेट लिखने के लिए आपको एटम की संख्या भी क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, अर्थात आपका इक्वेशन कैसा होना चाहिए जी, तो इक्वेशन आपका बैलेंस होना चाहिए। ओके, तो वही लिखा हुआ है, द बैलेंसिंग ऑफ ए केमिकल इक्वेशन इज एसेंशियल और नेसेसरी टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मतलब कि जो आपका रिक्वायरमेंट है मास को कंजर्व रखने का, उसको आप फुलफिल कर पाते हो, उसको आप
बरकरार रख पाते हो, किसकी वजह से? केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने की वजह से। यही है इसका इंपॉर्टेंस है, ठीक है। अब आते हैं बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, इक्वेशन को बैलेंसिंग कैसे किया जाता है उसके तरफ। तो ये है मेरा बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन may be defined as the process of making the number of different types of elements on both sides of equation equal। मतलब कहा गया है, देखो साधारण भाषा में कहा गया है केमिकल इक्वेशन को बैलेंस, अभी थोड़ी देर पहले बोले हैं, बैलेंस किसको बोलते हैं? अरे भैया दोनों साइड बराबर है, एटम की संख्या, प्रत्येक एलिमेंट के एटम की संख्या दोनों तरफ, मतलब रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड यदि बराबर होगी तो वो कैसा कहलाएगा? मेरा बैलेंस कहलाएगा। तो आपको कोई केमिकल इक्वेशन दिया हुआ है जो कि बैलेंस नहीं है, उसको आपको बैलेंसिंग करवाना है, तो इसमें क्या करोगे? क्या करोगे? हाथी पे चढ़ जाओगे क्या? नहीं ना, इसमें क्या करोगे आप? केमिकल इक्वेशन को बैलेंसिंग करने के लिए आपका यही तरीका है, जो अलग अलग टाइप के एलिमेंट है उनके एटम की संख्या को दोनों साइड बराबर कर दो, हो जाएगा आपका केमिकल इक्वेशन बैलेंस। देखते हैं कैसे होता है, यही है, जरा देखो। द बैलेंसिंग ऑफ ए केमिकल इक्वेशन इज डन विद द हेल्प ऑफ हिट एंड ट्रायल मेथड। मतलब कि जब आप केमिकल इक्वेशन को बैलेंसिंग करने बैठते हो, अभी हम एग्जांपल एक लेकर के आपको बताएंगे कि कैसे होता है, तो उसको आप हिट एंड ट्रायल मेथड से करो। हिट एंड ट्रायल मेथड बोलता है वैल्यू पुट करके, कहीं 2 रख के देखो हो रहा है, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा तो 3 रख के देखो, ऐसे। In this method, the coefficient before the symbol or formula of the reactants and product are adjusted in such a way that the total number of atoms of each element on both the sides of the arrow head becomes equal। मतलब कहा गया, जरा समझना इस बात को। इन दिस मेथड, इस प्रक्रिया में, है इंग्लिश लेकिन आसान है इसका मतलब। कैसे आसान है जरा देखो तो, एक ही बात को तो रिपीट हो रहा है ना। एक इस मेथड में जो आपका कोफिशिएंट होगा, कोफिशिएंट कौन होता है जी? तो सिंबल या फिर फॉर्मूला जो भी है उसके आगे में जो भी लगा होता है गुणांक, उसी को तो कोफिशिएंट बोलते हैं। हम पॉलिनोमियल वाले चैप्टर में चिल्ला चिल्ला करके लगातार 2 दिन से आपको बता रहे हैं कि कोफिशिएंट क्या होता है, ठीक है। आपको बताया गया है उस वाले पॉलिनोमियल वाले सेक्शन में कि क्वाड्रेटिक का कोफिशिएंट का रिलेशन, जीरो का रिलेशन कैसे होता है, उसको आप भी देखो जा करके। पॉलिनोमियल का बेहतरीन क्लास लग चुका है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल खत्म हो चुका है, आज क्यूबिक पॉलिनोमियल का सेशन शुरू होगा शाम में। क्लास 10th वाले मैथ फॉर क्लास 10th वाले प्लेलिस्ट में आप देखोगे, आपको दिखेगा वहां पे 3 वीडियो पड़ा हुआ है पॉलिनोमियल के नाम से, पॉलिनोमियल पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, आज पार्ट 4 आएगा। तो पार्ट 3 तक में क्या था, आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट सवाल थे जिससे बाहर एग्जाम में नहीं आएगा। इसका पूरा एनएम क्लासेस दावा कर रहा है आपसे, ठीक है। तो उसको आप देखो, तो आप जरा समझो। यहाँ पे आते हैं साइंस की तरफ। इन दिस मेथड द कोफिशिएंट बिफोर द symbol or formula of the reactant and products are adjusted in such a way that the total numbers of atoms of each elements on both the side मतलब reactant side और product side, दोनों side of the arrow head becomes equal। मतलब कि arrow के दोनों तरफ reactant side और product side इस तरीके से आप एडजस्ट करो कोफिशिएंट को, उसके गुणांक को, कि आपका दोनों साइड, एरो के दोनों साइड मतलब रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट दोनों तरफ आपके एटम की संख्या, टोटल नंबर ऑफ एटम की संख्या क्या हो जाए? बराबर हो जाए। ओके, मतलब कि प्रत्येक एलिमेंट के एटम की संख्या बराबर हो जाए। मतलब एक तरफ ऑक्सीजन 2 है तो इधर भी 2 चाहिए, दोनों साइड 2 ऑक्सीजन दे दो। ऐसे अभी ऊपर में देखे थे मैग्नीशियम दोनों साइड 2-2 हो गया था और ऑक्सीजन भी 2-2 हो गया था, तो वो क्या कैसा है? मेरा बैलेंस इक्वेशन है। इसके बाद है दिस बैलेंसिंग इज ऑल्सो नोन एज मास बैलेंसिंग। 1 मिनट, इसको अंडरलाइन ही कर लो आप, इसको आप अंडरलाइन कर लो कि दिस बैलेंसिंग इज ऑल्सो नोन एज मास बैलेंसिंग। इसको आप मास बैलेंसिंग भी कह सकते हो। क्यों कहोगे ऐसा? बिकॉज द एटम्स ऑफ एलिमेंट्स ऑन बोथ साइड्स आर इक्वल। हमने अभी थोड़ी देर पहले आपसे बोला है कि एटम, जैसे आपको क्या रखना है बैलेंस करने के लिए, आपको बैलेंस करने के लिए क्या करना होगा? तो एटम की संख्या को बराबर रखनी होगी। इसके बाद आया था सवाल कि क्यों जरूरी होता है, क्या इंपॉर्टेंस है बैलेंस करने का? तो इंपॉर्टेंस नहीं है भैया। क्या आप कैसे कर पाओगे फिर? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है आपका, मतलब कि मास आपका सेम रहेगा, इस बात को आप कैसे सेटिस्फाई कर पाओगे? एटम की संख्या बराबर रहेगी तब ना, नहीं तो एक तरफ एक ऑक्सीजन एटम रहेगा और एक तरफ 2 रहेगा, तो दोनों का अलग अलग वेट हो आएगा ना। अब जैसे एक तरफ है, मान लेते हैं एक ही साइज के 2 आलू हैं, एक तरफ 1 आलू रख दो और एक तरफ 2 आलू रख दो, होगा क्या वेट बराबर? नहीं ना।
तो आप समझदार हो, आप समझ सकते हो कि एटम की संख्या क्यों बराबर करते हैं। बराबर करोगे तभी तो आपका मास बराबर होगा, इसीलिए इसको मास बैलेंसिंग का भी नाम दिया गया है कि इसमें आप कहीं ना कहीं एक तरह से आप मास को भी बैलेंस कर रहे हो। ओके, फिर है द मेजर स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन बैलेंसिंग ए केमिकल इक्वेशन आर एज फॉलोज। अब केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने में जो स्टेप हैं उसको आप ध्यान से देखो। पहला है राइट द केमिकल इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ए वर्ड इक्वेशन। सबसे पहले आप क्या करो, केमिकल रिएक्शन हुआ, कोई बात नहीं, आप केमिकल रिएक्शन हुआ, आप उसको इक्वेशन के टर्म में लिखो। इक्वेशन के टर्म में कौन सा इक्वेशन लिख लो, पहले सबसे पहले आप वर्ड इक्वेशन लिख लो। क्या लिख लो, वर्ड इक्वेशन। जैसे मैग्नीशियम रिबन का जलना हुआ था, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन हुआ था, मतलब मैग्नीशियम का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हुआ था, तो आप मैग्नीशियम लिखो और प्लस ऑक्सीजन लिखो, फिर इधर में मैग्नीशियम ऑक्साइड लिखो, मतलब कि वर्ड इक्वेशन वाला लिखो आप बात पहले। फिर है कीप द रिएक्टेंट्स ऑन द लेफ्ट साइड। ये तो आप समझदार हो, आप कर सकते हो, इतना तो समझ में आ ही गया होगा कि लेफ्ट साइड में किसको रखोगे, प्रोडक्ट को रखोगे। हाँ तो रख लेना, आपका पूरी तरीके से सही हो जाएगा। ठीक है, आप पूरा का पूरा नंबर लेके घर पे बैठ जाओगे। फिर आपका रिएक्टेंट किधर जाने वाला है, लेफ्ट साइड, एंड द प्रोडक्ट्स ऑन द राइट साइड। और प्रोडक्ट कहां जाएंगे, आपके राइट साइड की तरफ जाएंगे। सेपरेट देम, और उन दोनों को अलग करने का काम कौन करता है, एरो। तो एरो करता है तो आप कॉमा लगा के करोगे क्या, सेपरेट नहीं। आप पढ़े हो कि एरो करता है तो एरो करो ना। फ्रॉम द रिएक्टेंट्स टुवर्ड द प्रोडक्ट, मतलब कि रिएक्टेंट को प्रोडक्ट की तरफ, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को अलग करने के लिए आप एरो का यूज करते हो, जिसका पॉइंटिंग प्रोडक्ट की तरफ रहता है, जिसका हेड, एरो का हेड पॉइंट किसकी तरफ रहता है, प्रोडक्ट की तरफ। देखो इस तरीके से प्रोडक्ट की तरफ रहता है। अगला है मेरा, उसके बाद क्या करोगे आप, वर्ड इक्वेशन लिख लिए हो, ठीक है। रिएक्टेंट को लेफ्ट साइड लिखो, ये भी अच्छी बात है। प्रोडक्ट को राइट साइड लिखो, बीच में एरो से सेपरेट किए हो, इतना कर लिए हो। नेक्स्ट क्या करोगे, कन्वर्ट द वर्ड इक्वेशन इनटू द सिंबल इक्वेशन। अब आप क्या करो भैया, वर्ड इक्वेशन जो आया हुआ है उसको सिंबल इक्वेशन में बदल दो आप। मतलब मैग्नीशियम है तो मैग्नीशियम का Mg लिख दो, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का जो सिंबल होता है उसको जैसे हर चीज को दर्शाने का, हर एलिमेंट को दर्शाने का एक सिंबल है ना आपका। 9th क्लास में पीरियडिक टेबल पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो जी, नहीं पढ़े हो तो 9th क्लास हम लाने वाले हैं ना, उसमें पढ़ लेना, आपको पढ़ने को मिल जाएगा। ओके, तो सबका एलिमेंट का सिंबल होता है, तो उस सिंबल इक्वेशन में डाल दो उसको बाय राइटिंग द सिंबल्स। वही बात तो लिखा हुआ है, कैसे, अब सिंबल में डालना है तो उसमें क्या लिखोगे, गाना गा दोगे क्या, नहीं ना। सिंबल डालो आप एंड फॉर्मूला डालो, वो अपने आप सिंबॉलिक रूप पकड़ लेगा। जैसे जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट आप जो वर्ड इक्वेशन बनाए थे, उस वर्ड इक्वेशन की जगह पे आप उसका सिंबल यूज कर लो, तो आपका क्या बन जाएगा जी, वर्ड के जगह पे सिंबल यूज करने से क्या बनता है, सिंबॉलिक इक्वेशन बनता है कि नहीं बनता है, बनता है। फिर नेक्स्ट है आपका मेक द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स ऑन बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन इक्वल। अब क्या करो आप, सिंबल इक्वेशन दे दिए हो, अब अलग अलग एलिमेंट के जो एटम हैं दोनों साइड, उनकी संख्या को बराबर करो। मतलब इक्वेशन के दोनों तरफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में जो एटम हैं अलग अलग एलिमेंट के, उनकी संख्या को बराबर करने का काम करो। दिस इज नोन एज, और इसी को क्या कहा जाता है, भगवान का नाम लेकर के इसी को कहा जाता है बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन। फिर है डू नॉट चेंज द फॉर्मूला ऑफ द सब्सटेंस व्हाइल बैलेंसिंग द इक्वेशन। हाँ ये भी ध्यान रखो, जब आप बैलेंसिंग करने बैठो, अब आपका वर्ड इक्वेशन बनाए थे उसको कन्वर्ट करके सिंबॉलिक इक्वेशन दिए थे, अब आप बैलेंसिंग करने बैठे हो। अब बैलेंसिंग करने बैठे हो, आपको जिंक दिखा, अब जिंक के बगल में, जिंक के बदले में आप लिख दो सोडियम, तब तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। क्या 5 नंबर का है तो आपको 6 नंबर मिलना चाहिए इस पे। तो वही बोला जा रहा है, डू नॉट चेंज द फॉर्मूला, फॉर्मूला को आप बदलो नहीं, जो है वो है, उसको आप कोफिशिएंट लगा करके, क्या लगा करके जी, कोफिशिएंट लगा करके, गुणांक लगा करके आप उसको बैलेंस करवाओ, उसके फॉर्मूला को चेंज ना करो। ओके, लास्ट है मेक द इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव इफ पॉसिबल। मतलब अब बोला जा रहा है इक्वेशन जब बैलेंस हो जाए तो उसको, जब जितना इंफॉर्मेशन है उसके बारे में आप उसके नीचे में दर्शा दो कि ये सॉलिड स्टेट में है, लिक्विड स्टेट में है, इस तरीके को दर्शा दो। इसका कलर है आपके पास, उसका डाटा है तो कलर को दर्शा दो, हो जाएगा आपका, बहुत अच्छा इक्वेशन बना लोगे आप, एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन आपका तैयार हो जाएगा। जैसे एक एग्जांपल लेकर के आपको समझाने की कोशिश की गई है। एग्जांपल है आपका आयरन रिएक्ट विथ वाटर स्टीम टू फॉर्म आयरन ऑक्साइड एंड लिबरेट्स हाइड्रोजन गैस। मतलब बोला जा रहा है कि आपका रिएक्शन हो रहा है किससे, आयरन का रिएक्शन हो रहा है आपका वाटर से, ठीक।
तो आपका बन क्या रहा है, आयरन ऑक्साइड। आयरन 2 या 3 लिखा हुआ है, मतलब कि फेरस ऑक्साइड, मतलब कि आयरन का केमिकल नेम क्या है, फेरस। Fe सिंबल देखो आप, सिंबल यहां पे लिखा हुआ है इसका, Fe सिंबल है, और इसको नाम जब बोलते हो तो फेरस। तो फेरस, फेरस ऑक्साइड या फिर फेरिक ऑक्साइड में वो कन्वर्ट हो जाएगा। और क्या गैस निकलेगा, कौन सा गैस का इवोल्यूशन होगा, तो हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन होगा। ओके, तो आप देखो सबसे पहले ये रिएक्शन हुआ आयरन का वाटर के साथ, तो बना आपका आयरन ऑक्साइड, और हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन हुआ। तो आप इसने ये जो रिएक्शन दिखा आपको, इसको आप पहले क्या लिखो, वर्ड इक्वेशन में डालो ना जी, यही ना बात था पहला कि आप उसको वर्ड इक्वेशन में डालो। वर्ड इक्वेशन में देखो आपको यहाँ पे दिख रहा है आयरन और वाटर को रिएक्टेंट था वो मेरा, वो रिएक्शन हो करने जा रहा था, रिएक्टेंट बन गया मेरा, दोनों को वर्ड में डाल दिया, आयरन लिख दिया और वाटर, और दोनों को जोड़ने का काम कौन करता था, गुना नहीं भाग, अरे नहीं जी, तो क्या घटाव, अरे नहीं भैया, जोड़ कर इसको जोड़ने का काम करता है, प्लस का साइन ये सिंबल देते हो आप। ठीक है, तो आपका बना क्या प्रोडक्ट के रूप में, आयरन ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस इवोपरेट हुआ, मतलब कि निकला, इवोल्यूशन हुआ। ठीक है, अब इसी को, यही वर्ड इक्वेशन को आप सिंबल का रूप दो, आयरन को Fe लिख दो, वाटर को H2O लिख दो, उसका आयरन का सिंबल क्या है, Fe, वाटर का क्या है आपका, तो वाटर का फॉर्मूला क्या है, सिंबल या फिर फॉर्मूला यहाँ पे है ना, या तो फॉर्मूला डालो आप, या तो देखो यहाँ पे है ना, इनटू द केमिकल इक्वेशन, यहाँ पे इसको पॉइंटिंग करता हूं, सिंबल्स एंड फॉर्मूला, या तो सिंबल डालो आप या तो फॉर्मूला डालो। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है आयरन, देखो आप Fe सिंबल डाल दिए, वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, तो H2O, ये क्या बन रहा है आपका Fe3O4, और हाइड्रोजन गैस जैसे आयरन ऑक्साइड, आयरन 3 मतलब कि Fe3 ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड का फॉर्मूला ये है, ये वाला Fe3O4 और H2। देखो आप आराम से समझना, यहां पे क्या हुआ था, आप सिंबल यूज किए थे, सॉरी वर्ड यूज किए हो, उसी का आप सिंबॉलिक रूप दिए हो। नेक्स्ट है आपका, आप देखो आप बैलेंस करना आप शुरू करोगे कोफिशिएंट के आधार पर। द बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन इज डन इन द फॉलोइंग स्टेप्स। अब देखो स्टेप हम करके लिखा है, एकदम बढ़िया से समझाया गया, आप जैसे समझना चाहते हो समझ सकते हो। ठीक है, लेट अस count the number of atoms of all the elements in the reactants and product on both side of the equation। अभी आपका इसके जस्ट पीछे वाले स्लाइड में आपको क्या दिखा था, आपको वर्ड इक्वेशन दिखा था उस केमिकल रिएक्शन का, उसके बाद आपको क्या दिखा जी, उसके बाद आपको सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन दिखा ना, सिंबॉलिक इक्वेशन दिखा उसका। फिर उसके बाद आप क्या करोगे, काउंट करो, जैसे एलिमेंट आपको कौन कौन था, कौन कौन एलिमेंट दिखा था, आयरन दिखा था, हाइड्रोजन दिखा था और ऑक्सीजन दिखा था, यही 3 दिखा था ना, कि बीच में और भी कार्बन भी दिख रहा है क्या आपको, नहीं, उस पीछे वाले में जाकर देख लो, Fe था, H2O था, और इधर में फेरिक ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन हो रहा है, तो यही 3 था ना, 3 यही एलिमेंट है ना। ठीक है, ये आपका रिएक्टेंट साइड, ये देखो आपको बहुत अच्छे से लिखा हुआ है रिएक्टेंट साइड, रिएक्टेंट साइड में Fe एलिमेंट थे, उनके एटम की संख्या कितनी थी, तो उनके एटम की संख्या 1 थी। हाइड्रोजन के एटम की संख्या, हाइड्रोजन तो था मेरा कितना था, रिएक्टेंट साइड मतलब इधर बाएं साइड में LHS साइड, रिएक्टेंट साइड मतलब LHS साइड, कितना था हाइड्रोजन आपका 2 था। ठीक है, और ऑक्सीजन कितना था जी, तो 1 था। प्रोडक्ट साइड में आप कंपेयर करोगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको आयरन कितना मिलेगा, तो 3, हाइड्रोजन आपका तो 2, और ऑक्सीजन आपका तो Fe3O4 तो 4 था ना, 4 था। ठीक है, देखो बराबर है क्या एटम, ये देखो इसी को तो बराबर करना है, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 3 है क्या बराबर, नहीं ना, आप कहोगे बराबर तो ये तो बहुत नाइंसाफी कर दिए ना इसके साथ, 1 3 के बराबर कैसे हो जाएगा जी, तो नहीं है बराबर, इसी को बराबर करोगे आपका एटम बराबर हो जाएगा, और आपका इक्वेशन कैसा कहलाने लगेगा, बैलेंस केमिकल इक्वेशन कहलाने लगेगा। अब देखो क्या करोगे, thus the number of H atoms are equal on both side। आप क्या देख रहे हो, H इधर भी 2 है एटम, और इधर भी इसकी प्रोडक्ट साइड भी एटम की संख्या कितनी है, 2 है, वो तो बैलेंस है आपका। एट द सेम टाइम द नंबर ऑफ Fe एंड O, मतलब कि आयरन और ऑक्सीजन एटम के संख्या क्या है, इक्वल है क्या, नहीं, आयरन इधर 1 तो इधर 3, इधर ऑक्सीजन 1 तो इधर 4, मतलब कि इसकी संख्या 1 है एटम की, तो उधर में ऑक्सीजन एटम की संख्या 4 है, तो ये तो आपका बैलेंस नहीं है, नहीं है ना बैलेंस। ठीक है, तो क्या देख रहे हो आप, उस फॉर्मूले में जब आप डालोगे आपका क्या बैलेंस था जी, हाइड्रोजन बैलेंस था, हाइड्रोजन का एटम बराबर था, दोनों साइड 2 था। On inspection, the number of O atoms in the reactant H2O is 1।
मतलब आप देख रहे हो तो क्या दिख रहा है, H2O में H2O फॉर्मूला था ना जल का, वाटर का, उसमें ऑक्सीजन एटम की संख्या कितनी थी, तो उसमें ऑक्सीजन एटम की संख्या आपकी 1 थी, ठीक। वाइल इन द प्रोडक्ट उसकी संख्या कितनी थी, 4 थी। क्या देख रहे हो, ऑक्सीजन जो एटम है रिएक्टेंट साइड में 1 है और प्रोडक्ट साइड में 4 है। तो इसको बैलेंस करने के लिए आप क्या करोगे, सोच करके देखो आप बैलेंस करने के लिए क्या करोगे। प्रोडक्ट में साइड 4 है ऑक्सीजन और रिएक्टेंट साइड में आपका कितना है, मतलब कि प्रोडक्ट साइड Fe3O4 था तो उसमें O कितना है, 4 है, और रिएक्टेंट साइड में H2O है, मतलब O कितना है, उसका एटम 1 है। तो इधर में 1 है उधर में 4 है, आपको बराबर करना है। तो किसके तरफ कोफिशिएंट, मतलब किसके तरफ गुना करके आप बराबर करोगे जी, 4 के तरफ नहीं ना, आप करोगे H2O, मतलब जहां पे 1 है उसके तरफ, तो उसके तरफ आप 4 से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब H2O के पहले में आप 4 कोफिशिएंट डाल दो। कोफिशिएंट डालने का मतलब है गुणांक डालो, मतलब गुना कर दो ऑन द रिएक्टेंट साइड, मतलब रिएक्टेंट साइड आपका H2O कहां था, रिएक्टेंट साइड ना, तो आप प्रोडक्ट साइड में थोड़ी ना डालोगे जी। तो आपके रिएक्टेंट साइड में H2O था, जहां पे ऑक्सीजन 1 था, वहां पे 4 करने के लिए आपको 4 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो आपका हो गया वो बराबर, ऑक्सीजन बराबर हो गया। द पार्शियली बैलेंस इक्वेशन, अभी बैलेंस इक्वेशन नहीं हुआ है, अभी पार्शियली हुआ है, उसका कुछ हिस्सा बराबर हो चुका है। उसको आप कैसे लिखोगे, जब आप ऐसा करोगे तो आपका इक्वेशन कुछ ऐसा हो जाएगा, देखो Fe 4 से अभी मल्टीप्लाई किए हो, यही 4 से कोफिशिएंट डाले हो, तो 4H2O, इधर में Fe3O4 और H2, क्या देख रहे हो, ऑक्सीजन यहाँ पे 4, ये वाला 4 और इधर भी 4, ऑक्सीजन तो बराबर हो गया अपना, ठीक है। हाइड्रोजन देखो, अब इन ऑर्डर टू इक्वेट H एटम, अब हाइड्रोजन एटम को इक्वेट करो आप, तो हाइड्रोजन एटम इधर में कितना है जी, तो इधर में आप कहोगे हाइड्रोजन एटम 2 है, इधर में कितना हो गया, तो एक यहाँ पे H2 पहले से था 4 और 4 से मल्टीप्लाई कर दिया गया, मतलब कि H2 4 बन गया, H2 कितना हो गया 4, तो एक H2 था, मतलब एक H एटम था, 2 H एटम था, हाइड्रोजन का 2 एटम था, वैसा वैसा आप 4 ले लिए, तो हाइड्रोजन एटम की संख्या कितनी हो गई, कितनी हो गई, 8 हो गई, ठीक। तो आप क्या देख रहे हो, हाइड्रोजन एटम की संख्या क्या है, यहाँ पे 8 है, बट इधर में क्या है, इक्वेट किए हो तो 2 है, ठीक। तो आप क्या देख रहे हो, इधर में 2 है इधर में 8 है, तो आप क्या करोगे, 4 बिफोर H2 ऑन द प्रोडक्ट साइड, मतलब कि आप प्रोडक्ट साइड में आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि प्रोडक्ट साइड में आपका H एटम का संख्या कितना था जी, 2 था, और रिएक्टेंट साइड में कितना हो गया था, 8 हो गया था, तो प्रोडक्ट साइड में 2 है इधर में 8 है, तो आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे, तो हाँ करोगे, तो इससे क्या हो जाएगा, H एटम्स जो आपका हाइड्रोजन एटम है दोनों साइड में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, मतलब कि इधर भी 8 हो जाएगा और इधर भी 8 हो जाएगा। और इतना करने के बाद आपका इक्वेशन कुछ ऐसा बन जाएगा, क्या आपका इक्वेशन, द पार्शियली बैलेंस इक्वेशन में बी रिटन एज, आपका इक्वेशन कुछ ऐसा बन जाएगा, देखो 4, माफ कीजिएगा यहाँ पे 4 मिस्टेक है, यहाँ पे आप 4 डाल लीजिएगा, यहाँ पे 4, क्योंकि अभी किए हो ना हाइड्रोजन को बराबर, तो आपका क्या देख रहे हो, 4 ऑक्सीजन इधर में एटम, इधर में 4, ये बराबर हो गया, हाइड्रोजन इधर में डालने से आपका हाइड्रोजन इधर में 8 है, यहाँ पे 4 डालने से इधर भी 8 हो गया, हाइड्रोजन भी बराबर। अब किसको बराबर करना है जी आपको, अब आपको बराबर करना है Fe, मतलब आयरन को। आयरन क्या देख रहे हो, Fe जो एटम्स है रिएक्टेंट साइड में आपका, यहाँ पे रिएक्टेंट साइड इधर है ना, रिएक्टेंट साइड में 1 है और प्रोडक्ट साइड में 3 है, तो आप क्या करो, रिएक्टेंट साइड में आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना कोफिशिएंट 3 कोफिशिएंट डाल दो, मतलब गुणांक डालो, मतलब 3 से गुना कर दो Fe के आगे, किसके तरफ, रिएक्टेंट के तरफ, ठीक है। तब ऐसा करने से आपका जो इक्वेशन बनेगा आपका यही बनेगा, क्या 3Fe, 3 डाले हो यहाँ पे, डाले हो ना, 4H2O का जब रिएक्शन हुआ तो आपका बना Fe3O4 और 4H2, इससे क्या देख रहे हो, अब आप कंपेयर करो दोनों साइड ध्यान से देखो, अब इधर में Fe कितना है 3 और इधर में भी 3, बराबर हो गया। इधर में ऑक्सीजन कितना है जी, तो ऑक्सीजन 4 है, इधर भी ऑक्सीजन 4 है, हाइड्रोजन कितना है, तो 8 है और इधर भी 8 है, तो हो गया आपका हाइड्रोजन भी बैलेंस। आप क्या देख रहे हो, एक एक करके आप बैलेंस करो, हीट एंड ट्रायल मेथड से कोफिशिएंट लगाओ, फिर इसको करो, हो सकता है उसको बैलेंस करने में दूसरा छूट जाए तो फिर उसको ट्राई करो। जैसे आप थोड़ी देर पहले क्या देखे थे, Fe था, फिर H2O था, जो बना था Fe3O4 और H2 बना था, ठीक। तो पहले आप क्या किए थे, ऑक्सीजन को बैलेंस किए थे, ऑक्सीजन इधर में 4 था तो यहाँ भी 4 डाले,
तो ऐसा करने से आपका हाइड्रोजन भी नाराज हो गया, हाइड्रोजन इधर में 8 बन गया, इधर में 2 रह गया, तो इसको हाइड्रोजन 4 दे दिए, इसके आगे में कोफिशिएंट 4 दे दिए, तो ये क्या बन गया, ये भी 8 बन गया और अपना ये भी रिएक्टेंट साइड भी 8 बन गया। तो ऑक्सीजन भी बराबर हो गया और हाइड्रोजन भी बराबर हो गया। उसके बाद था आयरन को बराबर करना, Fe को बराबर करना, तो Fe इधर में 1 है तो इधर में 3 था, तो एक इधर में और इधर में एक 3 था, तो इधर में रिएक्टेंट साइड में 3 से आप मल्टीप्लाई कर दिए, कोफिशिएंट डाल दिए मतलब, तो आपका आयरन भी 3 हो गया और इधर भी प्रोडक्ट साइड भी आयरन की संख्या, Fe के एटम की संख्या सॉरी कितनी हो गई, 3 हो गई। तो आप लास्ट क्या देख रहे हो, ऑन फाइनल इंस्पेक्शन द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन आर इक्वल। अब जब फाइनली आप देख रहे हो तो दोनों साइड जो अलग अलग एलिमेंट हैं उनके एटम की संख्या क्या हो गई, रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड में दोनों साइड में क्या हो गई, उनके एटम की संख्या बराबर हो गई। तो आप क्या कह दोगे, सबकी संख्या सभी एलिमेंट के एटम की संख्या बराबर हो गई, अर्थात आपका केमिकल इक्वेशन क्या हो गया, आपका इक्वेशन क्या हो गया जी, आपका इक्वेशन आपका बैलेंस हो गया। ओके, आपका इक्वेशन क्या हो गया, बैलेंस हो गया। यही ऐसे ही बैलेंस किया जाता है, स्टेप बाय स्टेप ऐसे करोगे, जो किए हो उसको वर्ड के रूप में, जैसे ये सब हमने क्या डाला था, क्यों डाला था, डायरेक्ट भी कर सकते थे, लेकिन नहीं, आपको एक क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा कि एक देगा उसको बैलेंसिंग करना, तो डायरेक्ट बैलेंसिंग में करोगे तो नहीं देगा, क्योंकि ये अक्सर 5 नंबर में क्वेश्चन डालता है कि एक रिएक्शन दे करके इसको बैलेंस करने के लिए बोलता है कि इक्वेशन लिखो, मतलब आपको वर्ड के रूप में दिया रहेगा कि उसका आपको एक इक्वेशन भी लिखना है, केमिकल इक्वेशन भी लिखना है और उसको बैलेंस भी करना है। तो केमिकल इक्वेशन पहले आप वर्ड के रूप में लिखो, फिर सिंबॉलिक रूप दो, फिर जैसे जैसे आप कोफिशिएंट लगा रहे हो उसको यहाँ पे कुछ उसके स्टेप कर करके उसको लिखो और उसको फिर दर्शाओ और फाइनली जाकर के आपको इक्वेशन आपको बैलेंस मिल जाएगा। इस तरीके से आप बैलेंस करना, आपको 5 में 5 नंबर मिल जाएंगे। ओके, फिर है, चलिए आज इतना ही रखते हैं, अगले वीडियो में हम लोग लाएंगे कि इक्वेशन को स्टेट भी दिया जाता है, स्टेट भी डिफाइन किया जाता है। स्टेट मतलब आपका जो प्रोडक्ट बना, रिएक्टेंट किस अवस्था में था, प्रोडक्ट किस अवस्था में आ रहा है, गैसियस अवस्था में या लिक्विड या सॉलिड स्टेट में, उसको दर्शाओगे, उसको स्टेट इक्वेशन का नाम देते हैं। ठीक है, वो पढ़ेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में। ओके, चलो फिर, आपको यदि हमारा वीडियो ये अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे सपोर्ट करो, लाइक शेयर और सब्सक्राइब दबा कर करो। ओके, थैंक यू वेरी मच।